नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल का रविवार को आखिरी दिन रहा। इस मौके पर उन्होंने देश को संबोधित किया। कोविंद ने कहा कि आज से 5 साल पहले आप सबने मुझ पर अपार भरोसा जताया था और अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुझे भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना था। मैं आप सभी देशवासियों के प्रति और आपके जनप्रतिनिधियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। वहीं देश की आजादी के अमृत महोत्सव का जिक्र करते हुए निवर्तमान राष्ट्रपति ने कहा कि 19वीं शताब्दी के दौरान पूरे देश में पराधीनता के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। देशवासियों में नई आशा का संचार करने वाले ऐसे विद्रोहों के अधिकांश नायकों के नाम भुला दिए गए थे। अब उनकी वीर गाथाओं को आदर सहित याद किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह की बैठक होती रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि कुलदीप बिश्नोई से पहले ही मुलाकात हुई है, आज भी मुलाकात हुई, आगे भी मुलाकात होती रहेगी। मुलाकात कोई भी कर सकता है। वहीं उन्होंने प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर भी अपनी बात रखी। 'प्रधानमंत्री जी ने एक हमारा मुख्यमंत्री परिषद बनी हुई है, जिसकी एक मीटिंग वाराणसी में हुई थी। लगभग 3 महीने बाद फिर मीटिंग होती है। आज फिर मीटिंग थी और उसमें कोई ऐसी विशेष बातें नहीं है कि जो कुल मिला करके नई हों। सामान्य जो रूटीन की बातें वो सब चलती हैं। काम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, जनरल बातचीत गपशप होती है। लंबी मीटिंग हमारी लगभग 5 घंटे चली। फिर भी क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को से आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। पंचायत चुनाव का तो चूँकि डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारी बताई है कि हमारी तैयारी सितंबर की है। अब चुनाव आयोग किस समय कराएंगे, किस समय कराएंगे, वो चुनाव आयोग का काम होता है। क्योंकि चुनाव आयोग एक बार डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेते हैं। डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस दे दी कि सितंबर 30 तक कभी भी कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग इसकी तिथियां तक करेंगे। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गांव गढ़ी हरसरू में नवनिर्मित 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करने के उपरांत जनसभा को संबोधित किया। करीब 63 करोड़ रुपए की लागत से बने राष्ट्रीय राजमार्ग 352W को राज्य राजमार्ग 15A से जोड़ने वाले इस गढ़ी हरसरू रेलवे ओवरब्रिज की शुरुआत गुरुग्राम के बसई धनकोट में होने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा। हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड ने निर्मित इस 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज के इस्तेमाल से मानेसर से झज्जर जाने वाले लोगों को गुरुग्राम शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। जनसभा में ग्रामीणों ने अपनी मांगे भी रखी, जिस पर चौटाला ने यह कहा कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे गांव के निवासी हैं जो कि बिना किसी नगर पालिका और नगर परिषद का हिस्सा रहे सीधे नगर निगम में शामिल हुआ है। आने वाले समय में नगर निगम मानेसर इस क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयां देने का कार्य करेगा। ₹63 करोड़ की लागत से एक अहम लिंक जो गुड़गांव पटौदी रोड वो आने वाले समय में कनेक्ट भी करे और कनेक्शन के साथ साथ जो हमारी अब ये नई बसासत गढ़ी हरसरू के आसपास आ रही है गाँव की भी और कॉलोनाइजर्स की, इनकी कनेक्टिविटी को गुड़गांव से बेहतर करेगी। 3 साल से कम समय। वहीं जेजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं डिप्टी सीएम ने नगर निगम में हुए 200 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर कहा कि न केवल फरीदाबाद बल्कि पूरे प्रदेश में किसी भी कीमत पर करप्शन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और करप्शन करने वाले अधिकारियों की ही संपत्ति से करप्शन की रकम वसूली जाएगी। जो भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में, उन सबको हमने पहले क्वेश्चनिंग के लिए बुलाने का काम किया है और आगे भी जैसे जैसे
जो सिग्नेटरीज थे जिनने एलिवेटेड बिल्स बनाए, एलिवेटेड बिल्स को मंजूरियां दी और जिनके ऑफिशियल टाइम में ये हुआ, उनसे ही रिकवरी करी जाएगी। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी है और कहा कि खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने देश का सिर सम्मान से ऊंचा कर दिया है, लेकिन हरियाणा सरकार नीरज चोपड़ा का सम्मान नहीं कर रही है। अभी तक तो नीरज चोपड़ा को हरियाणा पुलिस में डीएसपी लगा देना चाहिए था, लेकिन हरियाणा सरकार ने खेल नीति में बदलाव कर खिलाड़ियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार के दौरान जो खेल नीति हरियाणा सरकार ने बनाई थी उसमें पदक लाओ और पद पाओ की नीति के तहत खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाता था, लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार ने उस नीति में बदलाव करके खिलाड़ियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। नीरज चोपड़ा ने जो सिल्वर मेडल जीता है, केवल हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आज सवेरे ही मेरी उनके पिताजी से बात हुई है, बहुत खुश थे। मैंने उनको मुबारकबाद दी है और नीरज चोपड़ा ने पहले भी ओलंपिक्स में भी और अब भी जो है पूरे गांव का, प्रदेश का, देश का नाम ऊंचा किया है। बहुत बहुत खुशी है। और लेकिन सरकार को जो सम्मान देना चाहिए था उसको हरियाणा सरकार ने भी सम्मान वो नहीं दिया, क्योंकि पहले इस किस्म के जो खिलाड़ी थे उनको हम सीधा डीएसपी भर्ती करते थे। अब वो भर्ती डीएसपी बंद कर दी, क्लास 2 और क्लास 1 बंद कर दिया। वो देनी चाहिए। नीरज चोपड़ा ने हमारे लिए गर्व की बात। वहीं झज्जर के लोहारी गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और उन पर अनावश्यक दबाव डालने के लिए सरकारी एजेंसियों की तरफ से गलत तरीके से छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन विपक्ष डरने वाला नहीं है, वो जनता के लिए अपनी आवाज उठाता रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निकाय चुनावों में ये साफ हो गया कि बीजेपी की जन लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है, क्योंकि इस बार उन्हें केवल 26% वोट ही प्राप्त हुए हैं, यानी कि उनका मत प्रतिशत लगातार घट रहा है। देखिए, विपक्ष की आवाज को देश में कुचलने की और दबाने के लिए सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज मजबूत रहनी चाहिए ताकि सत्ता दल पे एक अंकुश रहे। यही एक लोकतंत्र में जिसको। खबर रेवाड़ी से है, जहां इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि गठबंधन की सरकार में प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है। सत्ता में बैठे लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। जांच के नाम पर साजिश के तहत किसी एक व्यक्ति को शिकार बना दिया जाता है। वहीं इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार बनने के बाद लोगों में विकास की जो उम्मीद सरकार से की थी, उसे गठबंधन सरकार ने 3 साल में ही चकनाचूर कर दिया है। कांग्रेस और जजपा का जनाधार सिमट चुका है। प्रदेश की जनता की नजरें अब इनेलो पर टिकी हुई है, जिस कारण पार्टी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं फरीदाबाद में गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सोहना रोड पर यह वारदात हुई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी और गाय को अपने कब्जे में ले लिया और गौ तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फरीदाबाद में गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसके बाद तस्कर गाय समेत गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और वहीं सीसीटीवी कैमरों की मदद से तस्करों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
अभी हमें अशोक बाबा व उसकी टीम जो गौरक्षा दल के सदस्य हैं, उन्होंने एक शिकायत दी है जिसमें उन्होंने लिख कर दिया है कि रात को उनके वो सेव गाय की सेवा के लिए चारा वगैरह डालने, गुड़ खिलाने वगैरह यहाँ आए हुए थे संजय कॉलोनी एरिया में। प्रतापगढ़ जाने वाले रोड पर कुछ 5-6 गौ तस्कर वो गायों को गाड़ी में डाल रहे थे स्कॉर्पियो में। तो उनको देख करके वो गाय तस्कर अपनी गाड़ी को 2 गाय उन्होंने ले रखी थी, उसमें लेकर भाग लिए। वो तस्कर जो गोरक्षा वाले हैं अशोक बाबा व उसकी टीम, वो उस गाड़ी के पीछे लग गए और लगने पर जैसे वो उनको पकड़ने के लिए साथ लगाई गाड़ी, तो सोना पाली रोड की तरफ वो गाड़ियाँ भगी जिसमें गाय भरी हुई थी। दरअसल क्या हुआ, हम रोजाना की तरह अधिकतर हर हफ्ते में 2-3 बारी हम गायों को देखने के लिए, उन्हें कुछ हरा चारा खिलाने के लिए, एकादशी का दिन था आज, एकादशी के दिन था तो मैंने कि भाई रात से ही शुरू कर देते। हम 2 बजे के करीब गायों को रोड पर रोटी और हरा चारा खिलाते हुए घूम रहे थे। तो हमने देखा अचानक कुछ गौ तस्कर, कुछ आदमी गायों को स्कॉर्पियो गाड़ी में डाल रहे थे इस पीर बाबा से थोड़ा सा आगे। तो हमने देखा कि हमने रोका उन्हें, ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे पहले भी गौ तस्करी की घटनाएं होती रही हैं, तो उन्होंने गायों को जबरदस्ती डाला। करनाल में एक समय बुग्गी झोंटा चलाकर घर का पालन पोषण करने वाले ऋषिपाल चौहान की बड़ी बेटी कोमल अपनी मेहनत और शिक्षा के आधार पर देश के सबसे अहम विभाग सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम विभाग के इंस्पेक्टर पद पर सिलेक्ट हो गई है। ऋषिपाल चौहान की बड़ी बेटी कोमल चौहान ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद अपने माता पिता और परिवार के अन्य लोगों से मिलने करनाल पहुंची। जैसे ही कोमल अपनी गली के बाहर पहुंची तो कोमल के परिवार सहित शहर के गणमान्य लोगों ने कोमल को फूलों और मालाओं से लाद दिया और बुके देकर उनका जोरदार स्वागत किया और कोमल के परिवार के लोगों को खूब बधाइयां दी। तो वहीं सदर बाजार पुलिस चौकी प्रभारी जसविंद्र को जानकारी मिली तो वे भी तुरंत अपने स्टाफ के साथ कोमल को बधाई देने उनके घर पहुंची और कहा कि कोमल ने देश के अहम विभाग में इंस्पेक्टर का पद ग्रहण कर न केवल करनाल का बल्कि हरियाणा का नाम रोशन किया है। हरियाणा की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उन्हें अपने क्षेत्र की कोमल पर नाज है। जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए दिसंबर 2021 में सिलेक्शन हुआ था और अब मुझे 6 महीने हुए हैं ज्वाइन किए हुए। तो मेरी स्टडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर आप लड़ते हो, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, तो फिर आप इस मुकाम पर भी पहुंच सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में लड़ना सीखो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लड़ना सीखो और आप मुझसे तो क्या, इससे भी बड़ा पद हासिल कर पाओ। देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं उसके माँ बाप को बधाई देना चाहूँगी जो बिटिया को इतना सहयोग किया। आजकल बच्चियाँ किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो चाहे किसी भी फील्ड का हो। और इस बच्ची को भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी कि इसने हम महिलाओं को आगे आने में और भी अच्छा काम किया है। और इसी तरह से लड़कियाँ आगे आएँ और अपना माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने एरिए का, सभी का नाम रोशन करें। हमारी जो बिटिया कोमल है बड़ी मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुंची है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था और ना कभी हमने ये सोचा था कि जो परिवार की दयनीय हालत थी, जिस तरह से बुग्गी झोंटा चलाकर पूरे परिवार के लोग अपने परिवार को पाला करते थे, उनको पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, शिक्षित किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो कभी आज जिस तरह से कोमल घर पहुंची है तो आंखों में इस समय आंसू हैं। वहीं पुंडरी में पशुधन विभाग के चेयरमैन और हल्का विधायक रणधीर सिंह गोलन ने कहा कि पुंडरी में सीएम मनोहर लाल के आशीर्वाद से विकास की बयार बह रही है, जिसका सीधा लाभ हल्के के लोगों को मिल रहा है। रविवार को अपने पुंडरी स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवनों, गलियों, नालियों और चौपालों के निर्माण के बाद अब राजकीय स्कूलों की दशा सुधारने की दिशा में काम करेंगे। इसके अलावा तीर्थों के सुंदरीकरण, तालाबों के जीर्णोद्धार के ऊपर विशेष फोकस किया जाएगा। देखिए, नीरज चोपड़ा इस राष्ट्र का, इस देश का एक ऐसा बेटा है जिसने पहले ओलंपिक के अंदर देश का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल जीतकर, और आज उसने
रजत पदक जीतकर इस देश के लिए इस राष्ट्रीय इतिहास पैदा किया है और हमें ऐसे होनहार बच्चे पर गर्व है कि हिंदुस्तान के साथ साथ उसने हरियाणा का भी नाम रोशन किया है। और मेरा तो सौभाग्य है कि वो मेरे समाज से भी है। मैं तो उसको बधाई देना चाहता हूँ, उसके माँ बाप पिता को, उनके परिवार को, जिसने ऐसा होनहार बच्चा अपनी मेहनत के बल पर आज उसने एक बड़ा कार्य देश के लिए किया। वहीं हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से ली गई HCS की परीक्षा में मात्र 25% परीक्षार्थी ही शामिल हुए। यमुनानगर में इस परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे, लेकिन परीक्षा से पहले ही बायोमेट्रिक में कुछ स्थानों पर परीक्षार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए भारी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए थे। वहीं यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने अधिकांश परीक्षा केंद्रों का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 11,760 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आने वाले थे, लेकिन पहले सेशन में 3,017 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। हमें उम्मीद थी कि लगभग 11,500 से 12,000 के बीच अभ्यर्थी इसमें आएंगे और हिस्सा लेंगे, और उसी के मुताबिक हमने पूरी जो ट्रैफिक की और सुरक्षा के प्रबंध किए थे। हर सेंटर्स पे पुरुष और महिला कर्मचारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए थे और इसके साथ ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी किए गए। वहीं अंबाला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर अंबाला SP जशनदीप सिंह रंधावा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अंबाला CIA 2 की टीम ने बिश्नोई गैंग के 4 अपराधियों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। वहीं इनको कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि रिमांड के दौरान और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। अंबाला पुलिस द्वारा एक नाजायज हथियारों के खिलाफ एक खास मुहिम छेड़ी गई थी। उसी के अंतर्गत हमारी CIA 2 की टीम को एक खास सफलता हासिल हुई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 4 आरोपियों को कल रात को बबियाल गांव के शमशान घाट के पास से पकड़ा है। उनकी चारों की डिटेल्स इस प्रकार से हैं। शशांक पांडे जो कि गोरखपुर का रहने वाला है, साहिल उर्फ बग्गा ये बबियाल का रहने वाला है, अश्वनी उर्फ मनीष ये विश्वकर्मा महेश नगर का रहने वाला है, और बंटी ये प्रीत नगर टांगरी बांध महेश नगर का रहने। हांसी में रेलवे पुलिस चौकी की छत गिर गई। हादसा करीब रात के 2:30 बजे हुआ। उस समय 2 पुलिस कर्मचारी अंदर सो रहे थे, परंतु जैसे ही छत से लैंटर के टुकड़े गिरने शुरू हुए तो दोनों कर्मचारी तुरंत कमरे से बाहर भाग गए। इसके बाद छत धड़ाम से नीचे गिर गई। चौकी में रखा कूलर और दूसरे सामान इससे नष्ट हो गए। वहीं इमारत काफी पुरानी बताई जा रही है। चौकी प्रभारी भूप सिंह ने बताया कि उन्होंने 16 जुलाई को रेलवे निर्माण विभाग को पत्र लिखकर चौकी की खस्ता हालत के बारे में सूचित कर दिया था, परंतु विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में पिछले 5 वर्षों से मृतक कर्मचारियों के आश्रित अपने हक लेने के लिए लड़ रहे हैं। शाहबाद सहकारी चीनी मिल के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना 126वें दिन में प्रवेश कर गया। यहां पर शुगर मिल के कर्मचारी मृतकों की विधवा महिलाएं अपने हक के लिए बैठी हैं। शुगर मिल की पॉलिसी के अनुसार धरने पर बैठे लोगों का नौकरी पर हक बनता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि न तो उन्हें हक के अनुसार नौकरी दी जा रही है और न ही मिल का कोटा फुल होने का प्रमाण दिया जा रहा है। आज जब शुगर मिल के कर्मचारियों और अधिकारियों को यह पता चला कि सहकारिता मंत्री उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं और मंत्री के सामने धरने पर बैठे लोगों की सच्चाई सामने ना आ जाए, इसके डर से धरने पर बैठे लोगों को 50 मीटर दूर बैठने का नोटिस जारी कर दिया गया। यह नोटिस पुलिस चौकी इंचार्ज ने उन्हें दिया, जिस पर धरने पर बैठे लोगों ने धरने से हटने से इनकार कर दिया और शुगर मिल के MD से मांग की कि वे आकर बताए कि उनका नौकरी पर हक बनता है या नहीं बनता है तो वैध प्रमाण दे। साथ ही ये भी स्पष्ट करे कि उनका 50 मीटर का दायरा कहां तक बनता है, जिससे सहकारिता मंत्री को
स्थिति अपने आप स्पष्ट होगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज इस अनिश्चितकालीन धरने को कम से कम 126 दिन हो गए हैं। यहाँ पे विधवा महिलाएं जो हैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए बैठी हैं, जो कि उनका मिल की पॉलिसी के अनुसार नौकरी का हक बनता है। कोटा खाली होने के बावजूद भी मिल प्रशासन ने 126 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी ना तो इन्हें इनका हक दिया है और ना ही इन्हें कोटा फुल होने का, कोटा भरे होने का कोई। वहीं सोनीपत की राय स्थित मोतीलाल नेहरू राय स्पोर्ट्स स्कूल में प्रिंसिपल की वापसी को लेकर मौन सत्याग्रह किया गया। अभिभावक और स्थानीय लोग पिछले कई दिनों से प्रिंसिपल रहे कर्नल अशोक मोर की वापसी की मांग को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि कर्नल अशोक मोर के सानिध्य में स्कूल में फिर से शिक्षा और दूसरी एक्टिविटी अच्छे स्तर पर जा पहुंची थी। यही वजह है कि अभिभावक एक बार फिर से उन्हीं की वापसी की मांग कर रहे हैं। कर्नल अशोक को पिछले दिनों किसी मामले के चलते सस्पेंड कर दिया गया था। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने सीएम मनोहर लाल से भी इस संबंध में मिलने का समय मांगा है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में छोटे छोटे बच्चियां गंदे पानी से निकलकर सरकारी स्कूल में जाने को मजबूर हैं। वहीं मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए भी इसी बदबूदार और गंदे पानी के बीच से निकलने के लिए लोग मजबूर हैं। स्मार्ट सिटी की ये तस्वीरें अपने आप में शहर की दशा और दिशा बताने के लिए काफी हैं। यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों ने छोटे से लेकर बड़े अधिकारी, स्थानीय स्तर के नेता से लेकर पार्षद, विधायक, मंत्री तक सबसे गुहार लगाई, लेकिन सालों पुरानी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। ऐसा नहीं है कि अब बारिश में यहाँ के हालात खराब हुए हैं, बल्कि सालों से यहाँ की यही हालत है। लेकिन तमाम जगह शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई हल नहीं हुआ है। फरीदाबाद में सड़क पर गंदे पानी की वजह से लोग परेशान हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, वो इसी गंदे पानी से होकर स्कूल में जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं कोई मंदिर में अगर दर्शन करने जाना चाहे तो उनको भी इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं और उसके आसपास गंदगी भी भरी पड़ी है और वो गंदगी पानी से होते हुए लोगों तक भी जा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूली बच्चे पीठ पर बैग लिए गंदे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। वहीं गाड़ियां भी रास्ते पर आ जा रही हैं, जिसकी वजह से पानी के छींटे भी, गंदे पानी के छींटे भी स्कूल जाने वाले बच्चों के ऊपर पड़ेंगे ही। और इसके साथ ही जो लोग मंदिर जा रहे हैं, पवित्र होकर, साफ सुथरे होकर लोग मंदिर में जाते हैं या किसी पूजा स्थल पर जाते हैं, उन लोगों के ऊपर भी इस गंदे पानी का छींटा जरूर पड़ता होगा। गुरुग्राम से एक बार फिर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां वाइन शॉप से लाखों का कैश गन पॉइंट पर लूट लिया गया। वारदात को अंजाम देते वक्त नकाबपोश बदमाशों को किसी का कोई डर नहीं सता रहा था। देखिए रिपोर्ट। साइबर सिटी की पौष इलाके बख्तावर चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लिकर लैंड वाइन शॉप से गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये नकाबपोश बदमाश आपको वाइन शॉप में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं और फिर चंद सेकंड के बाद ही इन्होंने वाइन शॉप के स्टाफ पर गन तान दी। इतना ही नहीं, कैशियर को गन पॉइंट पर लेकर धमकी दी गई कि जितना भी पैसा है हमें दे दो। जैसे ही वाइन शॉप के कैशियर ने इसका विरोध किया, वैसे ही कैश काउंटर के पास खड़े कैशियर को बदमाश ने धक्का मार साइड कर दिया। इन तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि बदमाश किस रफ्तार से कैश बटोर रहे हैं। हालांकि इस दौरान जल्दबाजी में नोट नीचे भी गिर रहे हैं, लेकिन हौसला बुलंद बदमाश बेखौफ तरीके से लूट कर रहे हैं। और दो इधर से आगे पिस्तौल तान दी हमारे ऊपर, एक इधर सीधी तान दी, एक वहाँ खड़ा होके
इधर तान दी मेरे पर। मैं सोचा भाई रुपये होंगे, मैं बोला भाई रहने दे। इतनी देर में उसने वहां से मेरे यहाँ बट मारा छाते में, खून जमा हो, यहाँ जोर से बट मारा। मैं डर गया। दूसरे वाले ने वहां से पिस्टल इधर चलाई, उसमें धुआं निकला। जब भी नहीं समझ पाई, ये दो अंदर भग गए फटाफट। फिर फटाफट में बोला भाई कैश दो फटाफट इधर गले की तरफ। मैं कैश ले लो, गोली तो मत चलाओ। गनीमत रही कि लूट की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, नहीं तो कौन यकीन करता है कि चंद मिनटों में लाखों रुपए की लूट हो सकती है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द मामले की गुत्थी सुलझा दी जाएगी। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।